नमस्ते बच्चों। हमारा आज का पाठ है अभिव्यक्ति और माध्यम से पाठ 16 कोश एक परिचय, जिसका पहला भाग हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, जिसमें शब्द परी ने चंद्रिका को बताया था कि किस तरह से शब्दकोश में से हम शब्दों के अर्थों को देख सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि इसे वर्णमाला के अनुसार देखा जा सकता है, और वर्णमाला में सबसे पहले आते हैं स्वर, जिन्हें उन स्वरों को निम्नानुसार बताया। अब आते हैं व्यंजन। अब व्यंजन वर्णों से नामित खंड शुरू हो रहे हैं। इन खंडों की एक खास बात यह है कि ये उपखंडों में विभाजित हैं। खंड के भीतर के उपखंडों को व्यंजन पर लगी मात्रा द्वारा नामित किया जाता है। उसका कहने का अभिप्राय ये था कि हर व्यंजन के ऊपर स्वरों की मात्राएं लगती हैं। चंद्रिका फिर बोल पड़ी। बात पूरी तरह से समझ नहीं आई। शब्द परी ने समझाया, हमें व्यंजनों में आवश्यकता अनुसार मात्राएं भी तो लगानी होती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें व्यंजन नामित खंडों को मात्राओं के आधार पर उपखंडों में बांटना होता है। अब क खंड की बात ले लो। हम इसके सामने से अभी गुजर ही रहे हैं। देखो, पहला उपखंड क का है। इस उपखंड में क से शुरू होने वाले शब्दों के भवन हैं। पहले क, फिर क, उपखंड का, फिर का, इस तरह एक एक करते ये सब आते जाएंगे। रथ आगे बढ़ रहा था। क खंड के विभिन्न उपखंड एक एक कर गुजरने लगे। क का की इस तरह से मात्राओं के अनुसार उपखंडों से गुजरते हुए रथ कऊ उपखंड तक पहुंच गया। तभी चंद्रिका के मन में एक सवाल उठा। उसने कहा, मेरी हमनाम, क्योंकि उसका नाम भी चंद्रिका था। मेरी हमनाम। विभिन्न मात्राओं से नामित खंड तो ऊपर नजर आ गए, मगर वे सारे शब्द इस लोक में कहाँ निवास करते हैं जहाँ दो व्यंजन मिलकर संयुक्ताक्षर बनाते हैं। अभी हम क उपखंड का नज़ारा देख रहे हैं, मगर क्यारी, क्रंदन, क्रीड़ा ये शब्द तो नज़र नहीं आए। शब्द परी बोली, ये तुमने बहुत अच्छा सवाल उठाया। हमारे लोक में इसके भी निश्चित नियम होते हैं। क खंड की ही बात ले लो। क खंड से चलते चलते हम कऊ तक पहुंच गए। इसके बाद संयुक्ताक्षर का उपखंड शुरू होता है। संयुक्ताक्षर यानी श, त्र, ज, ये सारे संयुक्ताक्षर होते हैं। और ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था कि क्ष, त्र, ज ये जैसे वर्णों से शुरू होने वाले शब्द जो होते हैं, इन वर्णों के प्रथम अक्षर के साथ आते हैं। चंद्रिका ने याद करते हुए कहा, हाँ, और आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई थी। शब्द परी समझाने की मुद्रा में बोली, देखो, अब क्ष का ही उदाहरण ले लो। यह क और श के योग से बना हुआ है, संयुक्ताक्षर है। इस संयुक्ताक्षर का पहला अक्षर यानी प्रथम अक्षर क है, इसलिए यह इसी उपखंड में आगे जाकर क खंड के अंतर्गत आएगा। और इसी तरह से श से शुरू होने वाले जो शब्द हैं, आगे बढ़ते हुए क और र से बने संयुक्ताक्षर क्र से शुरू होने वाले शब्दों के भवन आए। क्रंदन, क्रंदित के बाद क्र का नंबर आया। क्रम, क्रमशः इत्यादि शब्दों के भवन भी आए। फिर क्रा, क्री इत्यादि से प्रारंभ होने वाले शब्दों के भवन आते गए, यानी संयुक्ताक्षर के भवन जो थे वो आते गए, और मात्राएं जिस तरह से नियमानुसार जो सीरियल था वो लगाते चले गए। क्र के बाद क्ल एवं क से शुरू होने वाले शब्द आए। फिर शुरू अक्ष से प्रारंभ होने वाले शब्दों के भवनों का सिलसिला। यह इस लोक के नियमों के अनुसार ही था। क्योंकि श संयुक्ताक्षर क और श से मिलकर बना है, इसलिए इसे क और व से मिलकर बने हुए क्व संयुक्ताक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के बाद आना था। चंद्रिका खुश होकर बोली, अब बात मेरी समझ में आ गई। इसका अर्थ यह हुआ कि जो त्र शब्द है त और र से मिलकर बना है, इसलिए ये जो है त खंड में आएगा। इस तरह से उसने बताया कि हाँ, यही बात है। अतः इससे शुरू होने वाले शब्दों का निवास जो श्र है, श और र से मिलकर बना है, तो इसका जो निवास स्थल होगा वह श खंड होगा। रथ चलता जा रहा था। थोड़ी देर में च खंड आ गया। इस लोक में नियमों के हिसाब से पहले च उपखंड आया। चंद्रिका खुशी से चिल्ला पड़ी। शब्द परी बोली, लो, तुम्हारा उपखंड तो आ गया। तुम्हारा घर तो इसी उपखंड में होगा। बिल्कुल ठीक। थोड़ी ही देर में राजमार्ग के किनारे मेरा घर आने वाला है। च उपखंड में निवास करने वाले शब्दों के भवन एक एक करके आते जा रहे थे।
पहले उन शब्दों के भवन थे जिनका दूसरा वर्ण क से शुरू होता है। यानी हम भी यहाँ भी वही नियम था जो पहले वर्ण के लिए था। धीरे धीरे उन शब्दों के भवन आए जिनका दूसरा वर्ण द था। चंदन, चंदेल इत्यादि शब्दों के बाद द और र के संयुक्ताक्षर द्र का नंबर आया। इस क्रम का पहला जो शब्द था वो चंद्र था, तो इस तरह से वो चंद्रिका का घर था। तो इसके बाद आता है संदर्भ ग्रंथ का नंबर। संदर्भ ग्रंथ का मतलब ये होता है कि जिस तरह से हम शब्दकोश में शब्दों के अर्थ देखते हैं, उसी प्रकार से संदर्भ ग्रंथ में मनुष्य के द्वारा संचित ज्ञान को डाला जाता है और इसके सबसे विशद रूप को विज्ञान ज्ञान कोश भी कहा जाता है। इसमें मानव द्वारा संचित हर प्रकार की जानकारी और सूचना का संक्षिप्त संकलन होता है। संदर्भ ग्रंथों के अन्य महत्वपूर्ण प्रकार हैं साहित्य कोश, चरित्र कोश। साहित्य कोश में साहित्यिक विषयों से संबंधित जानकारियाँ मिलती हैं, जबकि चरित्र कोश में साहित्य, संस्कृति, विज्ञान आदि के क्षेत्रों के महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी दी जाती है। संदर्भ ग्रंथ गागर में सागर के समान होता है। लोक के नियमों द्वारा निर्धारित क्रम के अनुसार थोड़ी ही देर में विदग्ध शब्द का भवन भी आ गया। शब्द परी ने रथ रोका। दोनों रथ से उतरकर भवन के दरवाजे पर पहुँचे। वहाँ विदग्ध की पट्टिका लगी थी। इस पट्टिका के नीचे संगमरमर की एक और पट्टिका थी। जिज्ञासावश चंद्रिका पट्टिका के सामने रुक गई और लिखी इबारत को पढ़ने लगी। विदग्ध, नागर, निपुण, पंडित, रसिक, रसज्ञ, जठराग्नि से पका हुआ, पचा हुआ, बहुत सारे जो थे इसके अर्थ शब्द परी बोली। इस लोक में हर भवन के बाहर यह संगमरमर की पट्टिका होती है जिस पर शब्द का परिचय होता है। यह जरूरी है कि शब्द से मिलने और मित्रता करने से पहले तुम उसके बारे में पहले अच्छी तरह से जान लो। चंद्रिका ने कहा, शब्द परी, तुमने शब्द के अर्थ को लेकर मेरी सारी समस्या सुलझा दी। मैं देख रही हूँ कि विदग्ध शब्द के कई अर्थ दिए हुए हैं। किसी लेखन में जहाँ जैसा संदर्भ होगा वैसा ही अर्थ वहाँ पर लागू होगा। ये बात मेरी समझ में पहले नहीं आई थी। एक बात और भी समझ में नहीं आई, वह क्या? संगमरमर की पट्टिका पर कुछ संकेत अक्षर भी लिखे हैं, उनके अर्थ क्या है? तो शब्द परी बोली, वी का अर्थ होता है विदग्ध। यह एक विशेषण है। पु से यह अर्थात पुल्लिंग है। स से मतलब विद संस्कृत का शब्द है। चंद्रिका अब विदग्ध के बारे में पूरी तरह से जान चुकी थी और उससे मिलने के लिए उत्सुक हो रही थी। शब्द परी ने द्वार की घंटी बजाई। दरवाज़ा खुलने पर एक सुदर्शन व्यक्ति सामने दिखाई दिया। वही विदग्ध था। अपने मेहमानों का स्वागत करते हुए वह उन्हें अपने घर अंदर ले गया। विदग्ध, यह है पृथ्वी की मेरी हमनाम चंद्रिका। तुमने इसे बहुत परेशान किया, शब्द परी बोली। विदग्ध ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं इनसे माफ़ी मांगता हूँ, मगर इसी बहाने इन्होंने हमारे लोक को तो देख लिया। चंद्रिका बोली, कोई बात नहीं, सच कहूँ तो वह परेशानी ही वरदान साबित हुई। विदग्ध ने कहा, आगे आपको हमारे किसी भी साथी से कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद आ इत्यादि हर खंड में निवास करने वाले शब्दों की सूची आई। इन शब्दों को पुस्तक में ठीक उसी प्रकार से सजाया गया था जैसे राजमार्ग के किनारे भवनों को क्रमवार निर्मित किया गया था। वही वर्णमाला, क्रम और वे ही दो महत्वपूर्ण नियम। लेकिन चंद्रिका ने एक बात और देखी। इस पुस्तक के हर पृष्ठ पर शीर्ष पर दो शब्दों को जोड़ दिया था, जैसे उत्तरण, उत्थान, जड़, जन। इसका क्या उद्देश्य है? चंद्रिका ने पूछा। विदग्ध बोला, यह हमारे साथियों की तलाश को आसान बनाता है। हर पृष्ठ के ऊपर दिए गए शब्द युग्म का पहला शब्द जो होता है उस पृष्ठ का पहला शब्द होता है और दूसरा जो शब्द लिखा होता है उस पृष्ठ का आखिरी शब्द होता है। यानी कि हमें इससे ये पता चलता है कि जहाँ से उस पृष्ठ हमें इस पृष्ठ पर इस शब्द से शुरू होने वाले और इस शब्द से खत्म होने वाले शब्दों तक ही हम उन्हें देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमें पता चल जाता है कि इस पृष्ठ पर हमारा इच्छित शब्द है भी या नहीं। विदग्ध को चंद्रिका ने धन्यवाद दिया। फिर दोनों बाहर निकले। चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ दूँ, शब्द परी ने कहा। फूलों का रथ बार एक बार फिर से हवा में उड़ रहा था। वापसी यात्रा के दौरान चंद्रिका ने देखा कि किसी और लोक के ऊपर से गुजर रहा है रथ।
यह कौन सा लोक है? जैसे हमारा शब्द लोक है वैसे ही इस लोक को विश्व ज्ञान लोक कहते हैं। यहाँ भी वैसा ही राजमार्ग है, वैसे ही मार्ग में एक तरफ भवन बने हुए हैं। शब्द परी बोली, विश्व ज्ञान लोक में भी भवनों को उसी प्रकार से क्रमवार व्यवस्थित किया जाता है जिस प्रकार हमारे शब्द लोक में। अंतर केवल यही होता है कि यहाँ शब्द निवास करते हैं और वहाँ लोक की जानकारियाँ निवास करती हैं। चंद्रिका को बड़ा अचरज भी हुआ और वह यह जानकर बहुत खुश भी हुई, और उसे खुशी इस बात की थी कि अब हमें ज़्यादा जिस भी शब्द की ज़रूरत होगी हम देख सकते हैं, भटकना नहीं पड़ेगा। एक स्थान पर उसे हर विषय की संक्षिप्त जानकारी मिल जाएगी। रथ अब किसी अन्य लोक के ऊपर से उड़ रहा था। शब्द परी बोली, यह चरित्र लोक है, यहाँ भी जानकारियाँ निवास करती हैं। अंतर ये है कि ये जानकारियाँ विचारकों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों आदि के संक्षिप्त परिचय और उपलब्धियों तक ही सीमित रहती हैं। जानकारियों को क्रमवार रूप से व्यवस्थित करने का नियम हमारी तरह ही होता है। उसका कहने का अभिप्राय ये था कि ये जानकारियाँ भी उसी तरह से ही हम देख सकते हैं जिस तरह से शब्दों के नियम होते हैं, जिस तरह से वर्णमाला का क्रम होता है। यानी जब भी मुझे किसी भी क्षेत्र के महान व्यक्ति के बारे में जानना होगा तो मेरी मदद इस लोक के निवासी करेंगे। हाँ, चंद्रिका यह भी जान लो कि यह निर्देशिका को व्यक्ति कोश तथा चरित्र कोश कहते हैं। थोड़ी देर में एक और लोक आ गया। शब्द परी ने पूछा, यह साहित्य लोक है? उसने कहा कि ये साहित्य लोक है, यहाँ साहित्य से संबंधित विषयों की जानकारियाँ निवास करती हैं। इस लोक की निर्देशिका साहित्य कोश कही जाती है। मैं समझती हूँ कि जानकारियों के क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण का नियम इस लोक में भी वही होगा। हाँ चंद्रिका, बिल्कुल ठीक, शब्द परी बोली। रथ अब पृथ्वी के निकट पहुँच चुका था। थोड़ी देर में चंद्रिका का घर आ गया। चंद्रिका को वापस छोड़ने के बाद शब्द परी फिर छाया में बदल गई और धीरे धीरे विलीन होने लगी। चंद्रिका की अचानक आंख खुल गई तो क्या देखा? सामने तो वही पुस्तक रखी है। अब सब कुछ तो सपना था, वह पुस्तक आई कहाँ से? इसका रहस्य भी जल्दी ही खुल गया। उसकी बहन आई और उसने कहा कि तुम्हारी अभिरुचि को देखते हुए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए शब्दकोश से बेहतर और कोई उपहार नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारे जन्मदिन पर मैंने ये उपहार रख दिया। धन्यवाद दीदी, तुमने मेरे दिल की आवाज़ सुन ली। और फिर वह लता दीदी से लिपट गई। तो इस तरह से चंद्रिका ने शब्दों के अर्थ देखने के लिए शब्दकोश नामक परी से सपने में साक्षात्कार किया और उसके माध्यम से जाना कि शब्दकोश में कैसे शब्दों को अर्थ देखे जाते हैं, कैसे देखे जाते हैं, साहित्य कोश क्या है, व्यक्ति कोश, चरित्र कोश क्या है, विश्व कोश, विश्व ज्ञान कोश क्या है। तो बच्चों, इस पाठ को एक बार आप फिर दोबारा से पढ़िए और इसमें आने वाले मुख्य बिंदुओं को बार बार पढ़कर अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।